Okay, this is the first mathematics class that I am going to take on this platform. I hope it will be helpful in your courses, in your examinations, in your mathematical understanding. और यहाँ पे मैं उन सारे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करूँगा जो IIT JEE एडवांस और मेंस में पूछे जाते हैं। और जब IIT JEE एडवांस और मेंस के सिलेबस करवाऊँगा तो डेफिनेटली आपका क्लास 11th और 12th का भी सिलेबस साथ में ऑटोमेटिकली कवर होता जाएगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। हम लोग आज अलजेब्रा से शुरू करेंगे। अलजेब्रा को यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे और जो आज का पहला क्लास होगा अलजेब्रा में वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही क्यों? क्योंकि ये काफ़ी बेसिक सा टॉपिक है मैथमेटिक्स में, बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है जो आप अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। बट रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका यूज़ ख़त्म नहीं होता है। हायर स्टडीज़ में भी आप जाएंगे तो इसका यूज़ केस वहाँ पे भी मिलेगा। और इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपने अपने जूनियर क्लासेस में यानी कि क्लास 11 से पहले आपने नहीं देखे होंगे। सो आज हम लोग इसको करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। इस पे कुछ प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करेंगे अपकमिंग डेज में और उसके बाद हम लोग अलजेब्रा में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेशियो क्या होता है। रेशियो मैथमेटिक्स का एक टूल है, एक मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, रेशियो इज अ टूल इन मैथमेटिक्स विच इज़ यूज टू कंपेयर क्वांटिटीज़। देखिए, रेशियो इज ए टूल which is used to compare quantities। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, रेशियो इज अ टूल विच इज़ यूज टू कंपेयर क्वांटिटीज़। लेकिन किस तरह के क्वांटिटीज़? सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब हम लोग कंपैरिजन की बात करते हैं तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अब ये मेरे पास एक पेन है, तो अगर मैं इस पेन को कंपेयर करना चाहूँ तो मेरे पास एक दूसरा पेन होना चाहिए, तभी तो मैं उस पेन के साथ इसका कंपैरिजन कर सकूँगा ना। सो फॉर कंपेयरिंग वी नीड एटलीस्ट 2 क्वांटिटीज़। हमारे पास कम से कम 2 क्वांटिटी होना चाहिए, 2 सामान होना चाहिए, या जो भी चीज़ आप कंपेयर कर रहे हैं उनका 2 वर्जन होना चाहिए, तभी हम जाके उन दोनों को कंपेयर कर सकें। डेफिनेटली अगर 2 से ज़्यादा हो तब तो कोई बात ही नहीं है, उन सबको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेशियो इज़ अ टूल विच इज़ यूज टू कंपेयर क्वांटिटीज़। लेकिन मैथमेटिक्स में जब हम रेशियो की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करना पड़ता है। वो है कि रेशियो इज़ अ टूल विच इज़ यूज टू कंपेयर क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। जो क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं ना वो सेम काइंड के होने चाहिए। अब सेम काइंड का क्या मतलब है? अगर हमारे पास एक लेंथ पड़ा हुआ है, ठीक है, एक लेंथ है, मान लेते हैं हमारे पास कोई लेंथ है 5 मीटर। अगर इस लेंथ को कंपेयर करना है, समझ लेते हैं 5 मीटर का हमारे पास एक कोई रॉड है। अब रॉड के इस लेंथ को, अब ये जो लेंथ है रॉड का एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो कि 5 मीटर लंबा है, ऐसा कह सकते हैं। अगर हम इस रॉड के लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास किसी और चीज़ का लेंथ ही होना चाहिए, ये नहीं कि हम टाइम को इस लेंथ के साथ कंपेयर करने लगे। सेम काइंड का यही मतलब होता है। अगर हमें लेंथ कंपेयर करना है तो वो जितना भी क्वांटिटीज़ जो कि हम कंपेयर करना चाहते हैं वो सारे लेंथ के यूनिट में होने चाहिए। सेम काइंड का क्या मतलब है? इन सेम यूनिट,
सेम यूनिट के चीज़ों को ही, सेम यूनिट के क्वांटिटीज़ को ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं रेशियो में, और तभी रेशियो डिफाइन होता है, तभी ये रेशियो इस तरह मैथमेटिक्स में डिफाइन होता है। तो रेशियो इज अ टूल इन मैथमेटिक्स विच इज़ यूज्ड टू कंपेयर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, यानी कि सेम यूनिट का क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस को कंपेयर करना चाहते हैं तो किसी दूसरे डिस्टेंस से ही करना होगा। टाइम को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास किसी दूसरे का टाइम ही होना चाहिए, जो दूसरा क्वांटिटी या तीसरा क्वांटिटी होगा वो सारे के सारे टाइम के यूनिट में होने चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं तो उन दोनों क्वांटिटीज़ को हमें सबसे पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टाइम और डिस्टेंस कैसे कंपेयर करेंगे, अलग अलग चीज़ें हैं, इसीलिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि रेशियो जो है वो एक टूल है मैथमेटिक्स में जो कि सेम क्वांटिटीज़, सेम काइंड के क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास A और B दो क्वांटिटीज़ हैं, दोनों सेम काइंड के हैं, इनके बीच का रेशियो हम इस तरह से लिखते हैं, ये दो डॉट देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं B, इसको पढ़ते हैं A:B, A:B। ठीक है, तो इस तरह से रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी को हम बेसिकली क्या लिखते हैं, A/B, यानी कि जो रेशियो होता है बेसिकली क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है। दो क्वांटिटीज़ के बीच में जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बेसिकली एक फ्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास रेशियो के लिए सिर्फ दो ही क्वांटिटीज़ होना चाहिए, एटलीस्ट दो क्वांटिटीज़ होना चाहिए, बट दो से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि अगर एक और क्वांटिटी C यहाँ पे इंक्लूड करते हैं तो A और B और C के बीच का हम रेशियो रिप्रेजेंट करेंगे A:B:C से, इस तरह करके। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रेशियो का जो कि आपने अभी तक पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं इस जगह पे। मान लीजिए आपके पास A/B यानी कि A और B का रेशियो दिया हुआ है 2/3, राइट, और B और C का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3/4। अब कहा जा रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि A:B:C निकालिए यहाँ से। आपको प्रोबेबली आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर, पहले वाले का जो डिनोमिनेटर है यानी कि मिडिल टर्म में क्या है हमारा B है, तो हमें दोनों में से B को सेम करना है। यहाँ पे B कितना है, 3 है, यहाँ पे भी B कितना है, 3 है, यानी कि A:B:C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2:3:4। ना अगर यहाँ पे 3 के जगह आपको दिया जाता 5 और फिर पूछा जाता है कि A:B:C निकालिए, तब क्या करते हैं, अब इन दोनों को हमें सेम करना होगा। इन दोनों को, यहाँ वाले B को और यहाँ वाले B को हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा। यानी कि अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3×5=15, और इस वाले 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 5×3=15, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। बट इसको करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्या, अब फ्रैक्शन तो आपको पता ही है, और रेशियो दो क्वांटिटीज़ के बीच का रेशियो बेसिकली फ्रैक्शन होता है। तो ये तो हमें पता है ना कि अगर A/B है तो अगर ऊपर नीचे हम सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी M से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी M से मल्टीप्लाई कर दें तो ये और ये तो सेम ही होगा, क्योंकि M और M कट के हमें क्या मिलेगा, फिर A/B ही तो मिलेगा ना।
ठीक है। उसी तरह अगर a बाई बी में ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम m से डिवाइड कर दें तो भी हमें क्या मिलेगा, a बाई बी ही मिलेगा, ये दोनों कट जाएगा, कटेगा ना। जैसे a बाई एम, और जब ये ऊपर जाएगा तो m ऊपर आ जाएगा, b नीचे, m कट जाएगा, a बाई बी मिला। सो यहाँ से हमें क्या प्रोपोजिशन मिलता है कि जब रेशियो के दोनों टर्म्स को, याद रखिएगा, जो रेशियो में जो टर्म्स होता है, रेशियो में जैसे a/b है, तो इस रेशियो में a और b को क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ द रेशियो। क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ द रेशियो। a and b are terms of the ratio. The first term is equal to a, और इसको क्या कहते हैं, is first term is equal to a is called the antecedent, and the second term is equal to b is called consequent. सो रेशियो में जो दोनों क्वांटिटीज होते हैं उनमें से पहला क्वांटिटीज जो न्यूमरेटर होता है उसको कहते हैं एंटीसीडेंट, जो डिनोमिनेटर होता है उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। अब चलिए, अब यहाँ से हम लोगों को क्या समझ में मिलता है कि अगर किसी भी रेशियो के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को किसी सेम क्वांटिटी से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा पहले था वैसा ही बाद में रहेगा। जैसे a बाई बी है या a/b है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में m से मल्टीप्लाई कर दें तो ma बाई mb होगा, बट ये किसके बराबर होगा, a बाई बी के ही बराबर होगा, जैसा कि हमने अभी जस्ट देखा। उसी तरह m से अगर डिवाइड कर देंगे फिर भी a बाई बी के बराबर ही रहेगा। सो द वैल्यू ऑफ अ रेशियो रिमेन्स अनऑल्टर्ड, unchanged if we multiply both the numerator and the denominator by the same quantity। ठीक है, किसी भी रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो रेशियो अनचेंज्ड रहता है। चलिए याद रखिएगा इस चीज़ को, ये यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आई होप ये बेसिक सा चीज़ है जो आपको याद रहेगा। चलिए अब चलिए वहाँ पे फिर लौटते हैं हम अपने उस क्वेश्चन पे। a बाई बी हमारा 2/3 हमने ले लिया और b बाई सी हमारा हमने 5/4 ले लिया। अब ये तो पता है ना कि रेशियो में या फ्रैक्शन में भी अगर ऊपर या नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर यानी कि जो मिडिल टर्म है a/b/c हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो मिडिल वाला टर्म है b, इसको हमें इसमें भी और इसमें भी सेम करना है। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे या तो यहाँ भी 3 कर दें या तो फिर यहाँ भी 5 कर दें, बट ये तो संभव नहीं है ना। लेकिन एक चीज़ संभव है, इसको भी और इसको भी हम 15 कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो अनचेंज होगा। हमें मिलेगा 10/15। उसी तरह यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई तो डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई, हमें मिलेगा 15/12। अब क्या हो गया, यहाँ a/b का जो डिनोमिनेटर यानी कि b है 15 हो गया, यहाँ पे भी जो b है न्यूमरेटर वो भी 15 हो गया। तो अब हमारा ये कितना आएगा, a/b/c 10:15:12। इस तरह से आप 1 से 2 से जब ज़्यादा रेशियो हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसी तरह से आपसे 4 क्वांटिटी या 4 टर्म का रेशियो पूछा जा सकता है, 5 का पूछा जा सकता है। मैक्सिमम प्रोबेबली एग्जाम में आपसे 4 तक का पूछा जाता है, 5 रेयरली, बट अगर पूछा भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मान लीजिए हमारे पास रेशियो है A/B का, यानी कि A/B। मान लेते हैं कि A बराबर हमारे पास 2 है, B बराबर 3 है, यानी कि जो A/B है या फिर A/B है, क्योंकि A/B मतलब क्या, द फ्रैक्शन A/B, दोनों तो सेम ही है ना, तो ये क्या है 2/3। अब मान लीजिए जो न्यूमरेटर है वो डिस्टेंस है, मीटर है, तो जैसा कि हमने कहा सेम काइंड के क्वांटिटीज होने चाहिए, तो नीचे भी हमें मीटर रखना होगा। तो कोई भी सेम काइंड के दो क्वांटिटीज हैं, उनका रेशियो, ये यूनिट तो कट जाएगा, बचा क्या, सिर्फ 2/3। काटेंगे तो हमें कोई नंबर मिलेगा बिना किसी यूनिट के। इसीलिए कोई भी रेशियो या कोई भी फ्रैक्शन हमेशा एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी जिसका कोई यूनिट ना हो, ठीक है, जो कि एक कॉन्सेप्ट हो, जो कि एक आइडिया हो। नंबर क्या है, एक हमारा इमेजिनेशन है, एक आइडिया है। द वे ऑफ काउंटिंग, ये हमने डिस्कवर किया है कि कैसे चीज़ों को काउंट करना है। तो ये बिना यूनिट का एक नंबर है, यानी कि बिना यूनिट का नंबर मतलब ये किसी चीज़ को मेजर नहीं कर रहा है, ठीक है। इसीलिए कोई भी रेशियो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक नंबर देता है। कोई भी रेशियो हमेशा क्या करता है, एक नंबर देता है। जैसे यहाँ पे किसी भी यूनिट का रहे, मान लीजिए ऊपर में टाइम का कोई यूनिट हो सेकंड, तो डेफिनेटली नीचे में भी सेकंड रहेगा, सेकंड कट जाएगा और हमें फिर एक नंबर ही मिलेगा। सो कोई भी रेशियो क्या होता है, किसी भी रेशियो का रिजल्टेंट क्या होता है, एक नंबर होता है। इसीलिए कोई भी रेशियो हमेशा एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी होता है। याद रखिएगा मैथमेटिक्स में एब्स्ट्रैक्शन और कॉन्क्रीशन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज एंड कॉन्क्रीट क्वांटिटीज का जो कॉन्सेप्ट है आपको हायर स्टडीज में बहुत ही काम करने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे आप अलजेब्रा में हायर स्टडीज में जाइएगा ना, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि अलजेब्रा में ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी एब्स्ट्रैक्शन। सब कुछ कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आपको हायर स्टडीज में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एनी रेशियो इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, हमेशा याद रखिएगा। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है, एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज का मतलब होता है क्वांटिटीज विदाउट यूनिट, ठीक है। या फिर इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि इस तरह का क्वांटिटी जिसका कोई मेजरमेंट ना हो। अब दो तो सिर्फ नंबर है, सिर्फ दो किसी चीज़ को मेजर नहीं कर रहा है ना, इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी हो। वहीं पे कॉन्क्रीट क्वांटिटीज की बात करें तो कॉन्क्रीट क्वांटिटी हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को इन्वॉल्व करता है। जैसे कि ये ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज अ रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने इसको ड्रॉ किया यहाँ पे, ये एक ट्राइंगल है, एक फिगर है। सो दिस इज कॉल्ड अ कॉन्क्रीट क्वांटिटी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कॉन्क्रीशन और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, बट फिलहाल आपको ये याद रखना है कि every ratio is an abstract quantity. Every ratio is an abstract quantity. ठीक है। अब चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, एकदम छोटा सा, रेशियो को समझने के लिए। मान लीजिए आपके पास एक ये बकेट है, इसमें A और B का दो मिक्सचर है, A और B का मिक्सचर है। मतलब इसमें जो सब्सटेंस है उसमें से एक सब्सटेंस A है और दूसरा सब्सटेंस B है, ठीक है। और जो टोटल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी वो है 8 kg। मतलब A और B, A प्लस B मिला के 8 kg है। और ये भी कहा गया है कि जो A और B का रेशियो है वो दिया हुआ है 2:3 के रेशियो में। अब रेशियो में हमने ये तो जान लिया कि
किस तरह से रेशियो को हम डिफाइन करते हैं, किस तरह से रेशियो में दो क्वांटिटीज होते हैं एटलीस्ट, जिसमें से पहला क्वांटिटी यानी कि न्यूमरेटर को एंटीसीडेंट कहा जाता है और डिनोमिनेटर को कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। ये सब हमने जान लिया। अब मैथमेटिक्स में रेशियो का एक बहुत ही गहरा मीनिंग है। एक्चुअली में जो रेशियो होता है या फ्रैक्शन होता है दो क्वांटिटीज का, वो क्या करता है, ये बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी का कितना पार्ट है या कितना मल्टीपल है या कितना भाग है। फ्रैक्शन का तो यही मतलब होता है ना भाई। तो इसीलिए ये जो रेशियो है यही बताता है कि ए जो है बी का कितना भाग है या बी का कितना मल्टीपल है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना होगा। अब देखिए, चलिए ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3, यानी कि 2 पार्ट ए का है तो 3 पार्ट बी का है। सबसे पहले तो ए प्लस बी का टोटल पार्ट्स कितना होगा, 5 पार्ट्स। ये अलग चीज है, ये अमाउंट है। ठीक है, ये जो 8 kg है ये टोटल अमाउंट है, टोटल वेट है, टोटल अमाउंट, टोटल क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी इन दिस बकेट। और ये क्या है, ये टोटल पार्ट्स है ए और बी का, क्योंकि A/B क्या बताता है कि ए बी का कितना पार्ट है या कितना भाग है। तो ये ए प्लस बी क्या बता रहा है, ए और बी के टोटल पार्ट्स को बता रहा है। कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं टोटल। इस 5 पार्ट में तीसरा भाग किसका है, बी का, और दूसरा भाग किसका है, ए का। इस तरह से आपको सिंपल याद रखना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्वांटिटी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट एंड क्वांटिटी ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि इस बकेट में ए कितना है और बी कितना है। सबसे पहले ए देखते हैं कि अमाउंट ऑफ ए या क्वांटिटी ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि टोटल पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का टोटल पार्ट कितना है हमारे पास, नीचे हमेशा टोटल से डिवाइड करते हैं, 5 पार्ट है। अब हमें अमाउंट ऑफ ए निकालना है, याद रखिए अमाउंट ऑफ ए निकालना है। तो ए का कितना पार्ट है, 2, तो ऊपर में रखेंगे 2। ठीक है, और टोटल ए और बी का कितना अमाउंट है इस बकेट में, तो जिस चीज को हम निकालना चाहते हैं, हमें यहाँ पे टोटल वेट निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ ए एंड बी, उस चीज को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कितना है, 8 है। जो रिजल्ट आएगा यानी कि 16/5 वो क्या होगा, ए का इस बकेट में अमाउंट होगा। उसी तरह बी का कितना होगा, 3/5 इंटू 8, 24/5। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 8 किलो मिल जाएगा। देख लीजिए ए कितना आया है, 16/5 प्लस बी कितना आया है, 24/5 इज इक्वल टू 5 कॉमन, 16 प्लस 24, 16 24 40/5, 5 8 40, सो 8 kg आ गया आपका। तो इस तरह से रेशियो को विजुअलाइज करना है, इस तरह से रेशियो के सिंपल क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, नीचे हमेशा क्या रहता है, टोटल पार्ट्स, ऊपर में जिसका अमाउंट या जिस क्वांटिटी का वैल्यू हमें निकालना है उस क्वांटिटी का पार्ट, यानी कि यहाँ पे ए का निकालना था तो ए का पार्ट, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, टोटल जो दिया हुआ है। हमें यहाँ पे वेट चाहिए, वेट यहाँ टोटल कितना दिया हुआ है, 8 kg ए और बी का, इसलिए हमने टोटल उस वेट से, टोटल वेट ऑफ ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। वो कितना था, 8 किलो, 8 kg। ठीक है, तो इस तरह से आपको रेशियो को विजुअलाइज करना है। ये चीज़ आप प्रोबेबली जानते होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि रेशियो को कंपेयर कैसे करते हैं। यानी कि आपके पास मान लीजिए कि बहुत सारे रेशियो दिए होंगे, 4-5 रेशियो दिया हुआ है, और वहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इन 5 रेशियो में से सबसे बड़ा रेशियो कौन है और सबसे छोटा कौन सा है। चलिए देखते हैं।
कंपैरिजन ऑफ टू और मोर रेशियोज। ठीक है, मान लीजिए आपके पास रेशियो है 2/3, 3/5, यहाँ पे है आपका 2/9, 7/3, या इसको रख देते हैं 7/22। अब अगर मैं पूछूं कि इसमें से सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ये मैंने थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है, और आसान एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ऐसा लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वही इसका रूट है इस क्वेश्चन को बनाने का। चलिए, तो ये थोड़ा सा हम और इजी ले लेते हैं, क्योंकि एलसीएम के लिए सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर दिक्कत होता है। चलिए 3, 5 यहाँ ले लेते हैं हम लोग, 4/15, और एक और लेते हैं 5/18। अब ठीक है, अब जैसे ही आपसे पूछा जाए कि इन सब रेशियोज को कंपेयर करिए, यानी कि फाइंड आउट करिए कि कौन रेशियो इसमें से सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं सबका एलसीएम ले लेना है। तो 3, 5, 15 और 18 सबका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। क्या करेंगे? 3, 5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? 5, 6। एलसीएम आ गया हमारा 90, ठीक है। अब हमारा इसको फाइंड आउट करने का, इन सारे रेशियोज को कंपेयर करने का मेथड क्या है कि इन सारे रेशियोज के डिनोमिनेटर को मुझे सेम करना है, यानी कि बराबर करना है। जैसे ही डिनोमिनेटर बराबर आएगा तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को देख के बता सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। तो चलिए, आपका एलसीएम आ गया 90, ठीक है। अब 90 एलसीएम आ गया। सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर 90 करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? इस 3 से, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है उससे 90 को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कोशेंट कितना आएगा? 30। जब 3 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 30 बार में कट जाएगा, यानी कि 30 कोशेंट। अब ये जो कोशेंट आया ना, इसको इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 30 दूनी 60, और नीचे कितना आ जाएगा? 90, क्योंकि नीचे में इसी कोशेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। तो नीचे कितना आ गया? 90। अब चलिए, उसी तरह इस रेशियो में भी जो डिनोमिनेटर है उससे इसको पहले डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो कोशेंट कितना आएगा? 18, ठीक है। इस 18 को इस 3 से, यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे 54, और नीचे कितना आ जाएगा? 18, 5 जा 90। इसका भी डिनोमिनेटर इसके बराबर हो गया। वही काम यहाँ भी करना है। 15 से 90 को काटेंगे 6 बार में, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 24, और नीचे उसी 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये भी 15, 6 जा 90। उसी तरह 18 से 90 को काटेंगे, क्वोशिएंट कितना आएगा? 5, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 5, 5 जा 25, और नीचे भी उसी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 90, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने हर एक रेशियो के डिनोमिनेटर से इस पर्टिकुलर एलसीएम को डिवाइड कर दिया। जो क्वोशिएंट आया उसी क्वोशिएंट से उस रेशियो को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जब सेम क्वांटिटी से किसी रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो रेशियो अनचेंज होता है। तो ये सारे रेशियोज अपने अपने रेशियोज के बराबर हैं, यानी कि ये रेशियो इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर, ठीक है। तो अब हम यहीं से देख के बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। डिनोमिनेटर तो भाई सबका सेम है,
तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा रेशियो, ये क्या है 60/90 इज द ग्रेटेस्ट एंड 24/90 इज द लीस्ट। इसी तरह से आपको रेशियोज को कंपेयर करना है। बहुत सारे रेशियो दिए रहेंगे तो सबका जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेना होगा आपको। एलसीएम लेने के बाद जो सारे गिवन रेशियोज हैं उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। कैसे करना है आप देख लिया आपने, डिनोमिनेटर से उस पर्टिकुलर एलसीएम को डिवाइड करना है, जो भी कोशेंट आएगा उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए सो कंपैरिजन ऑफ रेशियो भी आपका खत्म हो गया। अब आता है कंपाउंडेड रेशियो किसको कहते हैं, देख लेते हैं थोड़ा। कंपाउंडेड रेशियोज, मान लीजिए आपके पास है a/b, b/c या फिर ऐसे करके c/d, e/f, इस तरह से 3 रेशियो दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इन तीनों रेशियोज का कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है। कंपाउंडेड रेशियो मतलब इन तीनों का जो कंपाउंडेड रेशियो होगा वो होगा a/b into c/d into e/f, that is ACEBDF. When we multiplying all the ratios, the resultant is called the compounded of those ratios. जब रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट हमें मिलता है, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, वही उन सारे रेशियोज का कंपाउंडेड रेशियो कहलाता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं, नोट कर लीजिए आप। कंपाउंडेड ratios are the product of all the ratios that involved, यानी कि जितने रेशियोज का कंपाउंडेड पूछा जा रहा है उतने रेशियोज का प्रोडक्ट। अगर आपसे a/b, c/d और e/f का कंपाउंडेड पूछा जा रहा है तो इन तीनों रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्टेंट आएगा वही इनका कंपाउंडेड रेशियो हो जाएगा। दैट्स इट। चलिए, ये हो गया आपका कंपाउंडेड रेशियो। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि आपने अपने जूनियर क्लासेस में कुछ कॉन्सेप्ट्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नहीं पढ़ा होगा, उनमें से एक कॉन्सेप्ट आता है कमेंसुरेबिलिटी या कॉमेंस्यूरेबिलिटी और इनकॉमेंस्यूरेबिलिटी। मैं स्पेलिंग लिखता हूं, कॉमेंस्यूरेबल, ठीक है, और इनकॉमेंस्यूरेबल। अब कॉमेंस्यूरेबल क्वांटिटी किसको कहते हैं और इनकॉमेंसुरेबल क्वांटिटी किसको कहते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये आपको हायर क्लासेस में काम आएंगे, या अगर आप ओलंपियाड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपकी हायर स्टडीज़ के लिए तो है ही। चलिए, देखिए, जब किसी भी रेशियो को दो इंटीजर्स से एग्जैक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकें तो उन रेशियो में, उस जैसे रेशियो में जो भी दो क्वांटिटीज होते हैं उनको
इनकमेंसुरेबल कहते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी रेशियो को मान लीजिए हमारे पास एक रेशियो है 2/3, तो यहाँ पे न्यूमरेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है। अब इसको मैं 2 × 4 3 × 4 यानी कि 8/12 से भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी कि इस रेशियो को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। उसी तरह ऊपर नीचे किसी और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, दैट इज किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके मैं इसी को किसी और फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि किसी दो इंटीजर के रेशियो में लिख सकता हूँ। तो इस तरह के इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होंगे जिनसे मैं इस रेशियो को या इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, और वो सारे नंबर्स इंटीजर होंगे। जैसे कि 2/3 है, 2/3 को मैं 8/12 लिख सकता हूँ, यानी कि 8 और 12 मुझे दो इंटीजर मिल गए जिन्होंने इस रेशियो को एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर दिया, क्योंकि 8/12 इज बेसिकली इक्वल टू 2/3। उसी तरह हम और दो इंटीजर को ढूंढ सकते हैं जो कि इन दोनों टर्म्स को या इस रेशियो को एग्जैक्टली एक्सप्रेस करे, यानी कि जिनका रेशियो इसको एक्सप्रेस करे एग्जैक्टली। अब यहाँ पे हमने दो इंटीजर ढूंढा 8 और 12। ये 8 और 12 का जो रेशियो है वो इस रेशियो को एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि 2/3 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 8/12। हमने क्या किया है, इसको अगर फिर हम काट दें तो हमें फिर मिल जाएगा 2/3। उसी तरह इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ 2 इंटीजर्स होंगे। मान लीजिए 2/3 को मैं जब ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 10 और 15 मुझे दो इंटीजर मिला जिनका रेशियो एग्जैक्टली 2/3 को एक्सप्रेस कर सकता है। सो द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ 2 इंटीजर्स। अगर दो इंटीजर का रेशियो है तो उसके लिए हम इनफाइनाइटली मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंटीजर्स ढूंढ सकते हैं जिनका रेशियो उन गिवन इंटीजर्स के रेशियो को एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर देगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह का सिचुएशन रहे, √2/1 या फिर √2/√3 या फिर √3/√5, अब क्या इसके लिए आप दो इंटीजर्स ऐसा ढूंढ सकते हैं जो कि एग्जैक्टली इन रेशियोज को एक्सप्रेस कर सके? नहीं ढूंढ सकते हैं, आप ढूंढ ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं, प्योर इरेशनल नंबर्स हैं। इसीलिए वी कैनॉट फाइंड 2 इंटीजर्स हुज रेशियो एग्जैक्टली एक्सप्रेसेस द रेशियो ऑफ दीज रेशियोज। हम दो इंटीजर्स को फाइंड नहीं कर सकते हैं जिनका रेशियो इन सारे रेशियोज को एग्जैक्टली एक्सप्रेस करे। जैसे कि हम किसी भी दो इंटीजर को नहीं ढूंढ सकते हैं जिनका रेशियो इस रेशियो को एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर सके। उसी तरह वी कैनॉट फाइंड एनी 2 इंटीजर्स whose ratio exactly expresses the ratio of these 2 irrational numbers. Exactly the same way, we cannot find any 2 integers whose ratio exactly expresses the ratio of these 2 irrational numbers. हम नहीं find कर सकते हैं. So, when the ratio of 2 quantities can be expressed exactly as the ratio of 2 integers, then those 2 quantities are called commensurable quantities. उन जैसे दो क्वांटिटीज को हम कॉमेंसुरेबल क्वांटिटीज कहते हैं। जब किन्हीं दो क्वांटिटीज के रेशियोज को हम दो इंटीजर्स से एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर दें तो वो जो दोनों गिवन क्वांटिटीज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉमेंसुरेबल क्वांटिटीज। जैसे कि 2/3 को हम इन दोनों इंटीजर से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन दोनों इंटीजर से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे इनफाइनाइटली नंबर ऑफ इंटीजर्स आएंगे जिनका रेशियो इस रेशियो को एक्सप्रेस कर सकता है। तो 2 और 3 आर कॉमेंसुरेबल, 2 और 3 आर कॉमेंसुरेबल और कॉमेंसुरेबल क्वांटिटीज। लेकिन वहीं पे हम कभी भी दो इंटीजर्स नहीं ढूंढ सकते हैं जो किसी दो इरेशनल नंबर्स को या दो इरेशनल नंबर्स के रेशियो को एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर दे।
अब किसी भी रेशियो में, यहाँ पे मैंने बात किया कि दो इरेशनल नंबर के रेशियो को, बट अगर किसी रेशियो में एक भी इरेशनल नंबर है, एक भी इरेशनल नंबर है, जैसे कि यहाँ देखिए √2/1, 1 तो भाई रेशनल नंबर है बट √2 इरेशनल नंबर है। सो लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग दो इंटीजर्स को कभी नहीं फाइंड कर सकते हैं जिनका रेशियो इस रेशियो को एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर दे, कभी भी नहीं। सो किसी भी रेशियो में अगर कोई एक टर्म भी आपका इरेशनल हो तो उस रेशियो के जो दोनों क्वांटिटीज होंगे वो एक दूसरे के साथ इनकॉमेंसरेबल कहलाएंगे। दैट इज, if the ratio of any two quantities cannot be exactly expressed by the ratio of two integers, then those two quantities are called incommensurable quantities। चलिए पहले लिख लीजिए इसको। commensurable quantities। If the ratio of any two quantities can be expressed as a ratio of two integers, याद रखिएगा दो integers, then the quantities are called commensurable। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4/5। बेसिकली आपको यही याद रखना है कि किसी भी दो इंटीजर का जो रेशियो होगा वो हमेशा उस रेशियो में जो दोनों क्वांटिटीज होंगे वो क्वांटिटीज हमेशा क्या होंगे, कॉमेंसुरेबल होंगे, क्योंकि भाई वो दोनों इंटीजर्स हैं। अब बस ऊपर नीचे मुझे किसी दो इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है तो जो रिजल्टेंट रेशियो आएगा वो इसके बराबर होगा, जैसा कि आपने देखा थोड़ी देर पहले। यहाँ पे 2/3 को मैं 8/12 भी लिख सकता हूँ, 2/3 को मैं 10/15 भी लिख सकता हूँ, और इसी तरह से और भी कई सारे इंटीजर्स। तो 2/3 के लिए हम बहुत सारे इंटीजर ढूंढ सकते हैं, जैसे यहाँ पे 8 और 12 ढूंढा, 8 और 12 भी क्या है, इंटीजर है। 10 और 15 ढूंढा, 10 और 15 भी क्या है, इंटीजर्स है। तो ये रेशियो 8 और 12 का भी रेशियो 2/3 को एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर रहा है, 10/15 का भी रेशियो 2/3 को एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर रहा है, उसी तरह और भी कई सारे होंगे। सो देयरफॉर 2/3 इन 2/3 2 and 3 आर कॉल्ड कॉमेंसुरेबल क्वांटिटीज। उसी तरह इन कॉमेंसुरेबल quantities, if the ratio of any two quantities cannot be exactly expressed by the ratio of two integers, then the quantities are called incommensurable। ठीक है, जब किसी भी रेशियो को दो इंटीजर से एक्सप्रेस किया जा सके तो उस रेशियो में जो दोनों क्वांटिटीज होते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉमेंसुरेबल क्वांटिटीज। और इफ किसी भी रेशियो को
अगर दो इंटीजर्स से के रेशियो से एग्जैक्टली एक्सप्रेस ना किया जा सके तो उस रेशियो में जो दोनों क्वांटिटीज होंगे उन क्वांटिटीज को कहेंगे इनकॉमेंसुरेबल क्वांटिटीज। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी भी रेशियो में अगर एक भी टर्म इरेशनल है तो उस रेशियो के जो दोनों क्वांटिटीज होंगे वो क्या होंगे, इनकॉमेंसुरेबल होंगे, क्योंकि उस तरह के रेशियो के लिए हम कभी ऐसे दो इंटीजर्स को नहीं फाइंड कर सकते हैं जिनका रेशियो एग्जैक्टली उन दोनों क्वांटिटीज के रेशियो को एक्सप्रेस कर सके। अब मैं बार बार क्यों एग्जैक्टली कह रहा हूं, ये मैं थोड़ी देर में अभी आपको बताऊंगा, अगर आज टाइम बचा तो, नहीं तो कल तो डेफिनेटली हम इसके बारे में जानेंगे कि क्यों मैं बार बार एग्जैक्टली कह रहा हूं। ठीक है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। जब हम प्रोपोर्शन अभी करेंगे तब जाके उसमें देखेंगे कि मैं बार बार एग्जैक्टली क्यों यूज कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोपोर्शन की तरफ कि प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशियो में जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आपने कर लिए, अब थोड़े प्रोपोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन क्या होता है, अब रेशियो को तो हमने पढ़ा कि रेशियो एक टूल होता है या एक मेथड होता है, एक प्रोसीजर होता है जो कि दो क्वांटिटीज, एक ही तरह के दो क्वांटिटीज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करता है। ये होता है रेशियो का डेफिनेशन मैथमेटिक्स में। अब प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन एक रिलेशनशिप होता है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो हमें ये बताता है कि दो रेशियोज एक दूसरे के बराबर है। दैट इज द इक्वलिटी ऑफ एनी टू रेशियोज आर कॉल्ड प्रोपोर्शन, और द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। The equality of two ratios are called proportion। जैसे a by b is equal to c by d, because a by b is equal to c by d, therefore this relationship, this whole relationship which says this ratio is equal to this ratio is called proportion. So proportion is basically a relationship which tells us that two ratios are equal. Now what is the meaning of these four quantities that involved in this relationship, A, B, C, D? The four quantities involved in the proportion are called the proportionals, called the proportionals. Thus A, B, C, D are called प्रोपोर्शनल्स। ए बी सी डी क्या कहलाएंगे, प्रोपोर्शनल्स कहलाएंगे। ठीक है, सो प्रोपोर्शन इज बेसिकली ए रिलेशनशिप विच टेल्स अस टू रेशियोज आर इक्वल। दो रेशियोज के इक्वलिटी को ही प्रोपोर्शन कहते हैं। तो बेसिकली प्रोपोर्शन क्या है, एक रिलेशनशिप है। ठीक है, कैसा रिलेशनशिप, जो हमें ये बताता है कि दो रेशियोज इक्वल है।
जैसे कि यहाँ पे A/B या A/B इज इक्वल टू C/D। अब प्रोपोर्शन को एक और तरह से लिखा जाता है, अगर हम रेशियो को के सिंबल को इन्वॉल्व कर दें तो इसी को हम लोग लिखेंगे A/B एज C/D। ये जो बीच में डॉट डॉट है इसी तरह से लिखते हैं, और ये क्या रिलेट करता है, ये जो डबल इस तरह से डॉट है ये रिलेट करता है इस इक्वलिटी को। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में कोलोन कहते हैं। तो ये जो दो कोलोन्स है ये किसको डिनोट करता है, इक्वलिटी को। सो A/B एज, इसको पढ़ते हैं एज A/B एज C/D। ठीक है, ये कहलाता है प्रोपोर्शन। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए अगर नोट करना है तो आपको। चलिए अब आता है हमारे पास कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या कहलाता है, इफ द फर्स्ट is to the second as the second to the third and so on, then that kind of रिलेशनशिप, और ब्रैकेट में और लिख सकते हैं प्रोपोर्शन इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। मैथमेटिकली इसको कैसे हम लिखेंगे, A/B इज इक्वल टू B/C इज इक्वल टू C/D एंड सो ऑन, इस तरह करके। तो ये प्रोपोर्शन क्या कहलाता है, इस तरह के प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अब मान लीजिए इसमें दो ही रेशियो का अगर बात किया जाए तो बस A/B इज इक्वल टू B/C, मतलब B के बाद फिर B से ही कंटिन्यू हो रहा है। और ज़्यादा अगर प्रोपोर्शन होता और ज़्यादा रेशियो के इक्वलिटीज़ होते तो C के साथ कंटिन्यू होता, फिर C के नीचे जो रहता, C के साथ जो डिनोमिनेटर में रहता अगले रेशियो में वो न्यूमरेटर बन जाता एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको जनरली हम C/D इज इक्वल टू D/E एंड सो ऑन। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, और प्रोपोर्शन क्यों कह रहे हैं, प्रोपोर्शन क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। अब ये दो रेशियो बराबर, ये दो रेशियो बराबर, यहाँ से दो रेशियो हम चुन सकते हैं ना भाई, इसीलिए इस पूरे को ही प्रोपोर्शन कह देते हैं। ठीक है, सो इफ द फर्स्ट इज टू द सेकेंड एज द सेकेंड टू द थर्ड, एज द थर्ड टू द फोर्थ, एज द फोर्थ टू द फिफ्थ एंड सो ऑन आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन आप जान गए। अब चलिए देखते हैं मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। मान लीजिए तीन क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल्स हैं, A/B/C। अब ये तीनों क्वांटिटी प्रोपोर्शनल्स कैसे होंगे, प्रोपोर्शन दो रेशियो का इक्वलिटी होता है। अब कहा जा रहा है और उन दोनों रेशियो के इक्वलिटी में जो चार क्वांटिटी इन्वॉल्व होते हैं उनको कहते हैं प्रोपोर्शनल्स। अब मैं कह रहा हूं कि A, B और C प्रोपोर्शनल्स हैं, यानी कि A, B एंड C आर प्रोपोर्शनल्स। तो ये कब संभव होगा, जब A, B और C कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा, क्योंकि तभी तो हम A/B इज इक्वल टू B/C लिख सकते हैं।
और यहाँ पे ये क्या होगा, एक प्रोपोर्शन है क्योंकि दो रेशियो के इक्वलिटी को बता रहा है। सो अगर जब भी आपसे कहा जाए कि द 3 क्वांटिटीज आर प्रोपोर्शनल्स, दैट मीन्स वो तीनों क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। दैट इज द फर्स्ट इज टू द सेकेंड इज टू द थर्ड। अब चलिए मान लीजिए कि 3 क्वांटिटी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल में है, इसको क्लियर मैं मेंशन कर देता हूं। इफ ए बी सी आर continued proportion, इसको लिख दीजिए आर इन continued proportion, that means इसलिए a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी यहाँ से लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इसी केस में जो b होता है उसको कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड c। मीन मतलब क्या, बीच वाला टर्म, इसीलिए b को कहा जाता है b इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड c। जब 3 क्वांटिटी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो बीच वाला क्वांटिटी बाकी के दोनों क्वांटिटीज के लिए मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है। इन दिस केस b इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड c। इन दिस केस b is called the mean proportional between A and C। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा 5 मिनट और देख लेते हैं, उसके बाद आज के क्लास को वहीं पे ख़त्म कर देंगे। अब प्रोपोर्शन में कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में वो फिर से आ जाए अगर हम भूल गए हैं तो। चलिए, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन आपने देख लिया। कॉन्टिन्यूटी ऑफ द प्रोपोर्शन यानी कि a बाई बी है तो उसके बाद जो इक्वलिटी के बाद शुरू होगा वो क्या होगा, b बाई सी, उसके बाद c बाई डी। ठीक है, इस तरह से। जैसे कि 2, 3, 5 अगर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है तो 2/3 इज इक्वल टू 3/5। अगर यहाँ पे रहता आपका 6, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बराबर है नहीं, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/5, याद रखिएगा। मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो। ठीक है, उसके बाद किस तरह से लिखते, 5/6 एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, बाकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। 2/3 इज नेवर बी इक्वल टू 3/5, ऐसा है नहीं। मैंने बस बताया है कि इस तरह से लिखा जाता है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये एग्जैक्टली दिया जाएगा, एग्जैक्ट वे में इस तरह से दिया जाएगा कि ये रेशियो बराबर ये रेशियो होंगे, यानी कि पहले और दूसरे टर्म का रेशियो दूसरे और तीसरे टर्म के रेशियो के बराबर होगा। उसी तरह दूसरा और तीसरा टर्म का रेशियो तीसरा और चौथा टर्म के बराबर होगा, इस तरह से। ठीक है, ये बस मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में किस तरह से लिखा जाता है। चलिए, ये ज़्यादा एक्यूरेट स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे मैंने बस सिंबल्स को यूज़ किया है। याद रखिएगा, इस तरह से कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन को लिखा जाता है। चलिए, इरेज करता हूँ मैं। अब देखिए, मान लीजिए एक प्रोपोर्शन है आपका, यानी कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, इधर भी 1 से मल्टीप्लाई है, इधर भी 1 से मल्टीप्लाई है। इस वाले को इधर ले जाते हैं यानी कि, और c बाई डी को इधर लेके आते हैं, और a बाई बी को उधर लेके जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा d बाई सी, ये हो जाएगा b बाई ए। तो इसी को हम लिख सकते हैं
बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी, नहीं लिख सकते हैं। सो इसलिए इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई डी। इसी को अगर रेशियो के सिंबल में लिखा जाए तो यहाँ पे इसके जगह लिखेंगे इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, देन बी इज टू ए इज इक्वल टू डी इज टू सी। ये क्या कहलाता है? इन्वर्टेंडो, याद रखिएगा, इन्वर्टेंडो। ठीक है, ये मैं लाइन से लिखते जाता हूँ। अभी आपको थोड़ा सा इसका बेसिक प्रूफ बता देता हूँ सारे रिलेशनशिप का, और अंत में मैं लाइन से इसको लिख दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्वर्टेंडो निकाल सकते हैं। उसी तरह आपके पास मान लीजिए ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब दोनों तरफ सी डी से डिवाइड कर देते हैं, सी सी यहाँ से कैंसिल, डी डी यहाँ से कैंसिल, दैट मीन्स ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई सी। सो इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी। इसको कहते हैं ऑल्टरनेंडो, उसी तरह आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। अगर दोनों तरफ हम एक जोड़ दें तो ए बाई बी प्लस 1 इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस 1। ये आ गया ए प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। दैट इम्प्लाइज कुछ नहीं, ये क्या कहलाता है? कॉम्पोनेंडो। उसी तरह जब ये दिया हुआ है, दोनों तरफ अगर आप एक घटा दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आप पाएंगे कि आपका आया ए माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। इसको कहते हैं डिवाइडेंडो। और जब कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो को एक दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू बी प्लस डी बाई सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये किस केस में है? जब ये रिलेशनशिप आपका दिया हो गिवन। चलिए, तो इसको मैं सीरियल वाइज एक बार लिख देता हूँ बोर्ड पे ताकि आपको याद रहे, आप उसको नोट कर लीजिएगा, आपको याद भी होगा। वैसे आज के क्लास को आप बेसिकली एक रिवीजन क्लास भी के तौर पे भी देख सकते हैं, रिवीजन ऑफ योर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसलिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आगे जाके हम लोग देखेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। देन सबसे पहले बी इज टू ए इज इक्वल टू डी इज टू सी। इसको आप लिख सकते हैं बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी। ये क्या कहलाता है? इन्वर्टेंडो। दूसरा, अगर ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी है, देन ए इज टू सी इज इक्वल टू बी इज टू डी। या फिर इसी को लिख सकते हैं ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी। ये कहलाता है ऑल्टरनेंडो। उसके बाद तीसरा है, अगर ये है तो आपका होगा ए प्लस सी बाई सी, चाहे इसी को आप रेशियो के टर्म में ए प्लस सी इज टू सी इज इक्वल टू बी प्लस डी इज टू डी। इसी को आप लिख सकते हैं ए प्लस सी बाई सी इज इक्वल टू बी प्लस डी बाई डी।
इसको कहते हैं कॉम्पोनेंडो। और चौथा a माइनस सी इज टू सी इज इक्वल टू बी माइनस डी इज टू डी। इसी को लिख सकते हैं a माइनस सी बाई सी इज इक्वल टू बी माइनस डी बाई डी। ये कहलाता है डिवाइडेंडो। पांचवा, अगर हम कॉम्पोनेंडो और डिवाइडेंडो को डिवाइड कर दें एक दूसरे के साथ तो हमें मिलेगा a प्लस सी बाई ए माइनस सी, या रेशियो के टर्म में, रेशियो के सिंबल में a प्लस सी इज टू ए माइनस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी इज टू, सॉरी देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ को मैंने गलत लिख दिया। देखिए हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है a इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी ना यहाँ पे, ठीक है। दोनों तरफ हम एक जोड़ रहे हैं तो हमें मिलेगा a प्लस बी इज टू बी इज इक्वल टू सी प्लस डी इज टू सी। ये सही है। इसी को लिख सकते हैं a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। चौथा ये कहलाता है आपका कॉम्पोनेंडो, और चौथा हो जाएगा a माइनस बी इज टू बी इज इक्वल टू सी माइनस डी इज टू सी। इसी को लिख सकते हैं a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। ये कहलाता है डिवाइडेंडो। उसी तरह आपके पास पांचवा आएगा, जब कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो को एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी इज टू ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी इज टू सी माइनस डी। इसी को लिख सकते हैं a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये कहलाता है बहुत ही फेमस प्रपोजिशन जिसका नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है। अब कई तरह के इक्वेशंस होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। देखिए जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको याद हो गया होगा, ये लिख लीजिएगा अगर लिखना होगा तो। मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 4x माइनस वन बाई टू। ये एक इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हम देख पा रहे हैं कि अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगा दें तो ये आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक टर्म कट जाएगा ऊपर नीचे। देखिए कैसे, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो तो क्या हो जाएगा, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ है। कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई ए माइनस बी। ये क्या है, ये पूरा टर्म यानी कि रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन प्लस बी यानी कि ये पूरा डिनोमिनेटर वाला टर्म रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन। उसी तरह a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू इधर भी लगेगा c बाई डी, सी प्लस डी यानी कि 4x माइनस वन प्लस टू बाई सी माइनस डी, 4x माइनस वन माइनस टू। यहाँ से ये और ये कैंसिल, यहाँ से ये और ये कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 4x प्लस वन बाई 4x माइनस थ्री। 2 और 2 कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा
16x² प्लस 1 प्लस 8x डिवाइडेड बाई 16x² प्लस 1 प्लस 9 माइनस 24x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब फिर से देख रहे हैं कि अगर यहाँ भी कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो अप्लाई कर दें तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी, क्योंकि ऊपर नीचे से एक एक टर्म कट जाएगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी का सम यहाँ है, सेम क्वांटिटी का डिफरेंस यहाँ पे है। चलिए तो फिर से कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर a नीचे b, यानी कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 बाई x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, और यहाँ पे भी कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो अप्लाई हो रहा है तो c बाई डी है, c प्लस डी बाई c माइनस डी, तो 16x² प्लस 1 प्लस 8x प्लस 16x² प्लस 9 माइनस 24x डिवाइडेड बाई, आई होप आपको दिख रहा होगा, डिवाइडेड बाई 16x² प्लस 1 प्लस 8x माइनस 16x² माइनस 9 प्लस 24x। ठीक है, यहाँ से 1 और 1 कटा, यहाँ से x और x कटा, ये हो गया 2x बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 16 और 16 32x² आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए 16 और 16 कितना आ गया, 32x²। अब यहाँ पे देखिए 1 और 9 प्लस 10 और 24 में से 8 गया तो माइनस 16x डिवाइडेड बाई ये और ये तो कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, और नीचे क्या बचा, 24 और 8 32x और माइनस 9 और प्लस 1 माइनस 8, 2 और 2 तो भाई कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 32x² माइनस 8x इज इक्वल टू 32x² प्लस 10 माइनस 16x। कोई दिक्कत, ये और ये कैंसिल, x को एक तरफ ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8x माइनस 8 है, 16 को ले आएंगे प्लस 16 तो माइनस 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा, प्लस 8x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 बाई 8। सो 5/4 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड आंसर। तो देखा आपने कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कारगर सिद्ध हुआ। तो ऐसे ही हम बहुत जगह कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो आगे लगाएंगे अपने अलजेब्रा के अपकमिंग डेज में। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं क्लास, इसको आप कर लीजिए। बेसिकली ये आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल था, उदाहरण था जो आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। और सो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, सब कुछ समझ में भी आया हो, और जो बाकी के इसमें पोर्शन है वो हम लोग कल करेंगे, और अगर कल समय बचा तो कल ही इससे रिलेटेड कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को ख़त्म करने के बाद डेफिनेटली उस टॉपिक से कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।